नमस्कार, इस बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का बजट घटा दिया है। खुद मोदी के शुरू किए हुए स्वच्छ भारत अभियान के बजट में 2015-16 वित्त वर्ष के लिए 635 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। वहीं आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समेकित बाल विकास योजना के बजट में 9,858 करोड़ रुपए की भारी कटौती कर दी गई है। यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती थी। भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के चलते रांची में चालान काटा गया है। धोनी की बाइक पर नंबर प्लेट सही रूप में नहीं लगी थी, इसके लिए उन्हें 450 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। हाल ही में धोनी रांची की सड़कों पर हरे रंग की बुलेट लेकर बिना सुरक्षा घेरे के निकले थे। इस बाइक पर आगे की तरफ नंबर प्लेट नहीं थी और बाइक का नंबर मडगार्ड पर लिखा हुआ था। धोनी के बाइक लेकर निकलने की तस्वीर मीडिया में आई थी। जब इन तस्वीरों पर स्थानीय ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने पाया कि आगे नंबर प्लेट ही नहीं है। इसके बाद क्रिकेट कप्तान को चालान घर भेजकर जुर्माना वसूला गया। साल्ट लेक स्टेडियम में मंगलवार रात IPL 8 की अगवानी का जश्न कुछ यूं मना कि सारी दुनिया देखती रह गई। बारिश ने रंग में भंग जरूर डाला, लेकिन दर्शकों के धैर्य व उत्साह के आगे पानी भी कितनी देर बरसता रहता। क्रिकेट और बॉलीवुड का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिला होगा। बेमौसम बरसात से तबाह किसानों की हालत पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट सौंपी है। फसल चौपट होने से दुखी किसानों के बीच केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि निराश किसानों को घबराकर आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकार उनके साथ है। यूपी के विभिन्न इलाकों में खेतों का दौरा करने के बाद नितिन गडकरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य में गेहूं और आलू की रबी फसल को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से राज्य में रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह अपने एक ट्वीट में मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कहकर विवादों में घिर गए हैं। राजनीतिक दल उनके इस बात पर उनकी खिंचाई कर रहे हैं। सिंह यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन पर नजर रखते हैं। उन्होंने ये बयान जिबूती में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने VK सिंह के इस बयान की निंदा की और उन्होंने असंवेदनशील कहा। अन्य पार्टियों ने भी इस बयान पर खेद जताया है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ अपने घर का शेर बताते हुए MIM नेता अकरुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना अध्यक्ष को हैदराबाद जाने की चुनौती दी है। ओवैसी ने बांद्रा ईस्ट सीट पर 11 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उद्धव शेर हैं तो शेर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। यह किस तरह का शेर है जो अपने घर मुंबई और महाराष्ट्र में ही रहता है। उन्होंने कहा, हमें देखिए, हम पूरे भारत में घूमते हैं। यदि आप में दम है तो आपको हैदराबाद आना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। रेवाड़ी जिले में बिना अनुमति के चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार की जा रही छापेमारी कार्रवाई के बावजूद कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। इसी के चलते ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी छापेमारी कार्रवाई के दौरान नाई वाली चौक के समीप बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही एक अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। विभाग को लगातार पिछले कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि नाई वाली के समीप डॉक्टर VL गोयल अस्पताल में बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं।
इस पर कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन ने एक टीम गठित करके वहां छापेमारी की और मौके पर मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। को पता चला कि इसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कई दिनों पहले हो चुका था। इन्होंने रिन्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया था। इसी सूचना के आधार पर मैंने आज यहाँ पर आया हूँ और यहाँ इनकी मशीन सील करी है। सर, इससे पहले कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा अमल में लाई जा चुकी है, उसके बावजूद जो है इस पर लगाम नहीं लग रही, क्या मानेंगे? नहीं, आने वाले समय में जरूर लगाम लगेगी और हम लोग डेफिनेटली यहाँ का रेवाड़ी जिले का सेक्स रेशियो अप करने के अंदर कामयाब होंगे। अभी क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई? अभी कार्रवाई हो रही है जिस प्रकार ये मशीन सील कर रहे हैं, और इसके अलावा हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि इस जिले में मुझे पता चला है कि कई जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हैं वो गलत काम के अंदर संलिप्त हैं। वो सिर्फ गलत काम ही करते हैं, इसके अलावा नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं करते। मैं सबको उनके खिलाफ PNDT PC एक्ट के जो भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज ये एक ही मशीन अल्ट्रासाउंड आज एक मशीन हमने जो अनरजिस्टर्ड थी हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमने उसको सील करा है तुरंत, और सील करके अब इसके एज पर रूल हम आगामी कार्रवाई करेंगे। कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन मशीनें चल रही थी, वो मिली वक्त से चल रही थी। ये CMO है, अच्छा काम कर रहा है। ये कहता है कि मैं रेशो बढ़ा दूंगा लड़कियों का, अच्छी बात है इलाके में। यमुनानगर के डिटेक्टिव स्टाफ ने एक ऐसे गिरोह के महिला सहित 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्होंने एक ट्रस्ट को जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। हालांकि यह लोग कौन है यह पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन एक CCTV कैमरे में आते ही पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को धर दो बचा, जबकि 2 लोग फरार हैं। में 2 मुलजिम अरेस्ट किए हैं, क्या मामला था और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? ये स्वामी सर्वानंद जी थे, मंदिर संतोषी माता का मंदिर था, तो उसमें इन लोगों ने जो है ना इसके साथ धोखाधड़ी की थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें हमने विक्रम नाम का लड़का इसमें अरेस्ट किया था, जिसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अंदर एक लेडीज़ का भी नाम आया था, उसको भी हमने आज अरेस्ट किया है, जो आज माननीय अदालत में पेश किए गए थे। जो लेडीज़ को, जो मीरा नाम की लेडीज़ थी, उसको जुडिशल में भेज दिया गया और विक्रम नाम के आदमी को 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सीसी फुटेज भी आई थी, उसमें क्या है? सीसी फुटेज में जो भी दोषी हैं उनके बिल्कुल चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं और उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। कितने की धोखाधड़ी थी? ये 30 लाख की धोखाधड़ी थी। मामला क्या था? मामला ये तो पिंजेट्टो नाम की एक परमजीत कौर की नाम की एक लेडीज़ थी, जिसके नाम से ये जो मीरा नाम की लड़की थी नकली परमजीत बन करके इसने इकरारनामा लिखवाया था और ये 30 लाख की धोखाधड़ी की थी। दिल्ली के छोटे छोटे दुकानदार जो अपनी जीवन यापन के लिए पान मसाला और गुटखा बेचते हैं, सरकार ने इन पान मसाला और गुटखा बेचने पर बैन लगा दिया है, जिसके चलते ये सभी दुकानदार परेशान हैं। इनका कहना है कि घर चलाने के लिए क्या किया जाए। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर चलाने के लिए फुटपाथ पर ही पान मसाला और गुटखा बेचकर 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रोजी रोजगार बंद हो गई है, जिसके चलते इन दुकानदारों ने अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी तादाद में प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि अगर पान मसाला गुटखा बेचना बंद ही करना था तो पहले हमें कुछ और काम देना चाहिए था, जिससे हम अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तो दे सकें। मेरी एक छोटी सी पान की दुकान है, ठिया लगाता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगाकर ये समझ लो सारा रोजगार छीन लिया है। मैं इतना परेशान हूँ और कई बार डर डर के सामान भी बेचता हूँ, सामान कुछ रख ही नहीं पाता। इसलिए मेरी फिल्मिस्तान दुकान है जी, बिल्कुल नहीं बेच पा रहा है। इतनी मतलब दिक्कत परेशानी हो रही है। पुलिस वाले भी बहुत तंग कर रहे हैं, डर के हर एक के अंदर डर दहशत है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज? मैं कहना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को, इस सरकार को रोजगार छीनने से पहले रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हमें समय देते, वक्त देते, क्या हमें सोचते एक काम को उजाड़ना है, एक काम को उजाड़ना है, छीन गया। हम 20-20 साल से 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं और एकदम से किसी की रोजी रोटी छीन लो तो वो इंसान क्या करेगा? अब आपका गुजारा कैसे चल रहा है? बड़ी मुश्किलों से दुकान खोल नहीं पा रहा है, सामान क्या बेचे, सुपारियां रखनी पड़ रही है। सुपारी कौन ही खाता है इतनी? पान में तंबाकू बैन कर दिया, सब कुछ बैन है, तो हम बताओ क्या करें?
क्या परेशानी है? सरकार ने अगर गुटखा बंद कर दिया, पान मसाला बंद कर दिया, तो आपके काम के अंदर क्या दिक्कत? पहले काम खत्म हो गया, काम रहा ही कहाँ है? लाखों करोड़ों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? उनके लिए रोजगार तो मिलना चाहिए ना कुछ। तो अब आपका गुजारा कैसे चल रहा है? कोई काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया, गुजारा कहाँ से करेंगे अब? ये बता, 500 साल से तम्बाकू बिक रहा है भाई साहब, 500 साल से। जब तो बंद करा नहीं, अब कैसे बंद कर रही है? हम ये चाहते हैं कि बंद ना करें इसको, कुछ नहीं होता, कोई कैंसर नहीं होता इससे। ये तो सिर्फ कहने वाले हैं। 35 साल से मैं तम्बाकू खा रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, साला आज तक बुखार नहीं हुआ, और तो क्या होगा बताओ? अजय कुमार गुप्ता नाम है, मैं 35 साल से तम्बाकू खा रहा हूँ, आज तक कभी एक बीमारी का नाम तक नहीं हुआ मेरे साथ। मैं एक पान का सेल्समैन हूँ, इसी पूरी कनाट प्लेस के अंदर पान की सप्लाई करी है, और अब मेरी उत्तम नगर में पान का काम करता हूँ मैं। नाम क्या? सुशील गुप्ता मेरा नाम है। पान मसाला बंद होने से सरकार ने बंद कर दिया है, तो आपको क्या दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो रही है, बेरोजगारी हो गई, और इससे बड़ी क्या दिक्कत होगी? पेट में लात लग गई, इससे बड़ी क्या दिक्कत होगी? क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप सरकार से यही चाहते हैं, हमारे को बेरोजगार मत करो। और क्या चाहते हैं सरकार से? दिल्ली सरकार को इसीलिए हमने थोड़ी ना जिताया है, केजरीवाल को इसीलिए थोड़ी ना जिताया है कि हमारे पेट पे लात लगेगी। आज ये पान वाले ने तो जिता के बैठे हुए 67 सीटें लेकर के। क्या चाहते हैं हमारे से? हमारे को, हमारे परिवार को फांसी दे दो ना, इससे अच्छा तो। क्या दिक्कत है आपको? सर हम पान नहीं खाते, हमारी माताजी 75 साल की उम्र की हैं, हम सिर्फ उनके लिए यहाँ पर आए हैं। वो हमसे बोली आज उठकर कि बेटा जाके दीपक पान ले आओ। हम बोले माता पान नहीं खिला पाएंगे। बोली इससे अच्छा तो हमें गंगा किनारे जलाकर आ जाओ। अगर पान नहीं खिला सकते तो अपनी माँ का दूध का अदा नहीं कर सकते तुम फर्ज। अगर हमें पान खिलाओ तो तुम हमारे बेटे खिला पाओगे, अन्यथा नहीं खिला पाओगे। हम पान वालों के साथ हैं, हमारी माता 75 साल की है। अगर आज हम नहीं खाते, हम कल से खाना चालू करेंगे पान। केजरीवाल से कह रहे हैं, हम इन लोगों के साथ हैं। ये केजरीवाल बहुत गलत करे हैं इन लोगों के साथ। हम केजरीवाल को ये कहते हैं, जो ये आम जनता है ना, आम जनता के लिए तुम नहीं आए थे, अमीर वालों के लिए आए थे तुम। ये तो जब छोटे छोटे लोगों को तुम मारने के लिए आए थे, उनकी रोटी रोजी खींचने के लिए आए थे। तुम्हें नहीं पता, आज तुम वहाँ पर हो, हम यहाँ मर रहे हैं, ये लोग यहाँ मर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने ही वोट देके जिताया था। हमसे तो भारी गलती हुई, हम दिलाए। अब की करवा लो इलेक्शन, उसको पानी तक नहीं देंगे हम। बोलो तो इलेक्शन का वोट तक नहीं देंगे, जाएंगे नहीं। हम बता रहे हैं, ये हमारे सब साथ हैं, हमारे भाई। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने सांसद राजकुमार सैनी को 10 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपकर संसद में किसान हितों की पैरवी करने की मांग की। भाकियों के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए सांसद के आवास तक नारेबाजी करते हुए कूच किया। सांसद सैनी द्वारा बाहर आकर सुझाव पत्र न लिए जाने की बात पर किसान भड़क गए और वहीं सांसद के आवास के सामने ही सड़क पर धरना देकर बैठ गए। सांसद ने करीब 1 घंटे के बाद किसान पंचायत के बीच आकर भाकियों की ओर से तैयार किया गया सुझाव पत्र प्राप्त किया और किसानों के हितों की अनदेखी न करने का आश्वासन दिया। भूमि अध्यादेश जो सरकार लेकर के आ रही है, उसमें जो किसानों के अहित के जो प्रावधान किए गए हैं उनको बदलवाने के लिए हम पूरे प्रदेश के सांसदों के आवास पे जा रहे हैं और उसमें 10 सूत्रीय सुझाव पत्र सभी सांसदों को हम दे रहे हैं। और ताकि जो 20 अप्रैल से संसद का सत्र शुरू होगा उसमें जाकर के हमारे हितों की बात करें और जो जहां किसानों का हित है उसको हटवाएं। तो ये सारे हरियाणा में इस तरह का जाने का भारतीय किसान का सिलसिला जारी है और सभी सांसदों का हमें इस 20 अप्रैल से पहले जाएंगे। और यहाँ कुरुक्षेत्र में सांसद जो राजकुमार सैनी जी हैं वो किसान पंचायत के बीच में आए और उन्होंने वो हमारा सुझाव पत्र लिया और उन्होंने कहा कि मैं पुरजोर लोकसभा में किसानों की हितों की बात करूँ ना, हमें आश्वस्त किया है। और भारतीय किसान यूनियन भी अगर वो किसानों के हित में लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन आखिरी दम तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये अध्यादेश में सुझाव जो हमारे पेश नहीं किए गए या इसमें जो शर्तें बदली ना गई। अगर इसी तरह का जो मौजूदा जो अध्यादेश अगर लागू कर दिया गया तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। खेतों में किसी तरह का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। ये किसान गांव-गांव में इस बात की मतलब शपथ ले रहे हैं और हम चैन से नहीं बैठेंगे। कहां पर ज्ञापन दे चुके हैं? हम सोनीपत में दे चुके हैं, करनाल में, और 11 तारीख को हम अम्बाला जाएंगे।
एमपी कहाँ का मिले आपको? एमपी राजकुमार सैनी जी आज हमें मिले हैं। नहीं, वो नदारद मिले अपने घरों से, और उनके बारे में उनको 15 दिन का अपना स्पष्टीकरण देने का अल्टीमेटम दिया हुआ दोनों सांसदों को। और अगर उन्हें 15 दिन में अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया किसानों से मिलने का, तो हम उनके खिलाफ बहुत कठिन फैसला लेंगे। उसमें उनके चाहे दौरे भी हों, चाहे कोई कार्यक्रम भी हो, तो उन तक का बहिष्कार करने तक का निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या जो भी प्रकृति का नेचर का बदलाव हो रहा है, वो तो किसी भी सरकार या व्यक्ति के बस में नहीं है। लेकिन किसान बहुत भारी घाटे में जा रहा है। इसके लिए मैं भी किसानों के दर्द को समझता हूं, क्योंकि मैं आज भी खुद एक किसान हूं। और इसकी भरपाई जल्दी से जल्दी गिरदौरी करके कुछ ठीक ठाक एमिकेबल राशि के माध्यम से इनका सहयोग किया जाए, इनके खमियाजे को पूरा किया जाए। जहां तक हो सकेगा उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। किसान के 10 इस मांग पत्र में 10 बातें हैं, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ करके फिर इनको बुला लूंगा, अगर कोई जरूरत समझी तो इनके मशवरा भी मैं पार्लियामेंट में रख दूंगा। करनाल भी कोशिश किया, सुनील भी ट्राई किया, केवल कुछ क्षेत्र में एमपी मिले, उन्हें भी मिलना चाहिए था, बाकी एमपी जो नहीं मिले। देखिए, अगर कोई किसान के दर्द को समझता है वो मिलेगा, और किसी ने किसान के हालात तक कोई देखा नहीं होगा या मौके पर हाजिर नहीं होगा, या उसकी क्या उस वक्त की मजबूरी रही होगी, वो तो उसे पता है। उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा। जिस प्रकार से सांसद राजकुमार सैनी जी आए हैं, सभी सांसदों को चाहिए, जिस प्रकार से भारत सरकार ने इनको निर्देश दिए हैं, अगर भाई आप भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में गांव-गांव जाकर के पंचायत करके लोगों को समझाओ, उसी प्रकार से हमारे जो सुझाव हैं उनको लेने के लिए भी सभी सांसदों ने हमारे सामने आना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधित्व करते हैं और हम उनकी जनता है। प्रेरणा रहेगी कुछ क्षेत्र के सांसद? हाँ जी, कुरुक्षेत्र के सांसद प्रेरणा रहेंगे जो कुरुक्षेत्र के सांसद? हाँ, जो मतलब कुरुक्षेत्र वाले सांसद ने भूमिका निभाई है, उससे उन्होंने प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी जगह इसी प्रकार से आना चाहिए। जो है आज जो है अपनी फसल को देख करके वो जो है अपने सांस पूरे कर चुके हैं, उसके लिए हरियाणा सरकार ने या किसी सांसद ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। अब उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए हमारी मांग है भारतीय किसान यूनियन की, कम से कम 10 लाख जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, और उसकी फसल का पूर्ण रूप से जितना खर्चा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताती है उसी के हिसाब किताब से उनका खर्चा भी देना चाहिए। और सारा हरियाणा के अंदर ये जो 15 दिन की गिरदौरी का नाम लेते हैं, गिरदौरी की बात नहीं है, सिर्फ जो है सारा देश में, सारा हरियाणा में फसल खराब है तो सबको एक मुश्त गिरदौरी मान करके और सबको उतना ही मुआवजा देना चाहिए। और 10,000 का जो मुआवजे की बात कहते हैं, ये जो है न्यायप्रिय नहीं है। इसको जो है केंद्र सरकार ने भी अपना चेंज करना चाहिए और हरियाणा सरकार ने भी चेंज करना चाहिए। रामफल कंडेला, संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा। गुड़गांव पुलिस ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह के नकली दामाद विकास सिवाच को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला सोमवार का है, जब पटौदी रोड पर एक नाके के दौरान मोटरसाइकिल का चालान काट रहे पुलिसकर्मी को अपने रिलेटिव की मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए पुलिसकर्मी के फोन पर अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह का दामाद बताकर पुलिसकर्मियों को धमकी दे रहा था। जिसके बाद पुलिस ने किए गए फोन की जांच करने के बाद यह पता लगाया कि यह नंबर फर्जी है। उसके बाद पुलिस ने सिम की लोकेशन जांच की, जिसके बाद पुलिस ने गुड़गांव के कादीपुर एनक्लेव से विकास को गिरफ्तार किया गया। गुड़गांव पुलिस ने विकास सिवाच को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ पर पता चला कि इसका केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से कोई जान पहचान नहीं है। ये विकास उर्फ विक्रांत है, खादीपुर का रहने वाला है। ये अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खा जो मंत्री जी हैं उनका अपने आप को दामाद बता के और ये प्रशासनिक अधिकारियों व अन्य अधिकारियों पे अपना रोब दिखाता था और जो गलत काम के लिए उनको प्रेशराइज करता था। क्या गलत काम करता था? इसमें जो अब तक जो प्रारंभिक जांच में ये चीज़ सामने आई है कि हमारा पटौदी चौकी का जो एसआई है राजेंद्र सिंह, वो चालान कर रहा था। उसी दौरान इसने अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान मोटर व्हीकल के चालान कर रहे थे, मोटरसाइकिल के। तो उसी दौरान इसने जो अपने आप को चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान के दामाद के रूप में रिप्रेजेंट करके उनको अपने कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने की इसने चेष्टा की। और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खान जी के
एक्चुअल दामाद नहीं है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी सामने आई है कि इसने जिस नंबर पे इसने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है उसके लिए इसने ड्राइविंग लाइसेंस अपना दे रखा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसका फर्जी पाया गया है। इसने और भी कोई बातें कबूल की है फरोड़ी की? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक दिन के पुलिस रिमांड पे विकास को पुलिस रिमांड पे लिया गया है। जो भी चीज़ सामने आएगी उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इनके पिताजी कई अधिकारी इस पोस्ट पर चल रहे हैं। जी, इनके पिताजी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे। मिस इंडिया फेमिना का खिताब जीतने वाली अदिति आर्या ताज के साथ अपने शहर लौट आईं। उनके सिर पर मिस इंडिया का ताज देखने के लिए उनके कॉलोनी वासियों से लेकर स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे पलके बिछाए हुए थे। गुड़गांव के सेक्टर 50 स्थित निर्वाणा कंट्री की रहने वाली अदिति के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी और अदिति के घर पहुंचते ही निर्वाणा कंट्री स्थित RW ने अदिति का स्वागत किया। गुड़गांव के सेक्टर 46 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई कर चुकी अदिति आर्या का कहना था कि जब तक वो स्कूल में पढ़ती थी तब तक वो काफी शर्मीली थी, लेकिन इस स्कूल ने उन्हें वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जिसकी बदौलत आज वो इस मुकाम तक पहुंची। फेमिना मिस इंडिया की टीम होती है, वो इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट्स लाकर और बेस्ट ट्रेनर्स लाकर हमारे को ग्रूम करती हैं। तो उसकी ग्रूमिंग मेरी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, रैम्प से लेकर डिक्शन तक एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होता है। हम 1 महीने तक सोफिटल होटल में रहे थे पैजेंट के लिए और हमें वहाँ पे बेस्ट 5 स्टार खाना मिला था, लेकिन जो एक कंफर्ट फूड होता है, एक जो स्ट्रीट फूड वाली जो फील होती है वो अलग ही होती है। तो जब पैजेंट ख़त्म हुआ और मेरे पास एक दिन पूरा फ्री मिला मुझे, तो किसी फैंसी जगह सेलिब्रेट करने की बजाय मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में जो जहाँ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी वैसी जगह जाकर कहीं कॉटन कैंडी उठाकर तो कभी गोलगप्पे उठाकर ऐसे सेलिब्रेट किया। लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि MET is not only an institution, MET is a culture today and MET ने अदिति ने ये प्रूव करके दिखाया है कि जो भी MET से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो ग्लोबल कल्चर का एक्सपोजर है वो एकदम यूनिक है। और इस बच्ची में आपने देखा होगा अभी भी जो METian वैल्यूज़ हैं जैसे ह्यूमिलिटी, पेशेंस, पोलाइटनेस, वो बहुत सारी हैं इसमें। द लेडी विद द ब्यूटी एंड ब्रेन्स इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग विच इज़ सेड अबाउट हर, बट इट्स नॉट ओनली ब्यूटी, इट इज़ द इनर ब्यूटी। जो आध्यात्मिक ज्ञान है इनके अंदर जो MET ने इनको दिया है उसकी वजह से ये आज यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं लेकिन मन से, दिल से, दिमाग से जो खूबसूरत होते हैं वही दुनिया में आगे पहुँच पाते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।